1 का सबसे पहला क्वेश्चन, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, यानी हमें y से z को माइनस करना है, तो यही एक्सप्रेशन है। सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, यानी x एंड y का जो सम है उसका हमें हाफ करना है, तो ये x + y बाई 2 हो गया। थर्ड में, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, देखिए z मल्टीप्लाई इटसेल्फ यानी z इंटू जेड, तो z इंटू जेड क्या होता है, z स्क्वायर। नाउ फोर्थ पॉइंट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p एंड q का जो प्रोडक्ट है उसके साथ हमें 4 को डिवाइड करना है, यानी 1/4 कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, नंबर x एंड y, x और y को दोनों को ही स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों को ऐड करना है, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा। सिक्स्थ में चले, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn, यानी mn का जो प्रोडक्ट है उसका 3 गुना, ठीक है, और उसके साथ हमें +5 कर देना है। 5 एडेड हमने किया है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn, हमने mn का प्रोडक्ट जो है उसके साथ 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यही एक्सप्रेशन है। सेवेंथ में चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, y एंड z का जो प्रोडक्ट है उसे हमें 10 से माइनस करना है, यानी आंसर होगा 10 माइनस y z। लास्ट यानी 8th वाले स्टेटमेंट में चलते हैं, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी x और y का जो प्रोडक्ट है उससे हमें माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है a और b के सम को, यानी a + b। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी नीचे दिए गए जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके हमें टर्म्स और फैक्टर्स पहले दिखाने हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स, यानी उसके बाद हमें ट्री डायग्राम के मेथड के द्वारा इनके टर्म्स और फैक्टर्स को भी डिस्क्राइब करना है, यानी शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं, सबसे पहले टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। टर्म्स क्या होंगे, x - 3 है, तो इसमें 2 टर्म हमें दिख रहे हैं, एक है x और दूसरा है -3, तो टर्म हमने लिख लिया। फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स x का फैक्टर 1, x होगा और -3 का फैक्टर -3 सिर्फ अकेला होगा, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टर ट्री के हिसाब से, ट्री डायग्राम के हिसाब से हमें बनाना है, ओके। जैसे कि x - 3 हो गया, तो इसके 2 टर्म्स हैं, एक है x, दूसरा है -3, और इसे हम और ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि इतने ही टर्म्स हैं और इनके एक एक ही फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टर्म्स, मैं इसे सिर्फ t लिखता हूँ, t यानी टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, एक 1 है, दूसरा x है और तीसरा x² है। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जिसे मैं f लिख रहा हूँ। 1 का फैक्टर 1 ही होगा, x का फैक्टर 1 एंड x होगा, x² का फैक्टर 1, x, x। अब ये 1 क्यों आ रहा है, आपको आप में क्वेश्चन ये होंगी कि 1 क्यों आ रहा है, 1 तो हमें दिख नहीं रहा है। तो जिस वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा गया है तो वहाँ पर हम 1 को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे ट्री डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे, 1 + x + x², 3 टर्म है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x² हो गया, ये दोबारा स्प्लिट होगा x और x में क्योंकि x² था। सी वाले क्वेश्चन में y - y³ है, यानी इसमें टर्म कितने हैं, 2 टर्म है, पहला 1 है और दूसरा है -y³। फैक्टर को देख लेते हैं, y में 1 और 5 है और -y³ में -1,
कॉमा वाई कॉमा वाई कॉमा वाई है। तो ये फैक्टर्स हो गए। फैक्टर ट्री बना लेते हैं। वाई माइनस वाई क्यूब, दो टर्म होंगे, एक है वाई, दूसरा है माइनस वाई क्यूब। माइनस वाई क्यूब को हम 3 सेगमेंट में बांटेंगे, सॉरी 4 सेगमेंट में बांटेंगे। एक होगा -1 वाई वाई वाई। तो इस तरीके से फैक्टर ट्री बन गया। क्वेश्चन नंबर डी, 5xy² प्लस 7x²y। इसमें टर्म्स जो हैं वो है, दो टर्म है, एक है 5xy² और दूसरा है 7x²y। फैक्टर्स लिख लेते हैं। 5xy² का जो फैक्टर होगा वो होगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और 7x²y का फैक्टर होगा 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं। एक्सप्रेशन है 5xy² प्लस 7x²y। इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है 5xy², दूसरा है 7x²y। फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। 5xy, इसके भी 4 होंगे, 7xy। क्वेश्चन नंबर ई के टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म है, एक है -ab, दूसरा है 2b², तीसरा है -3a²। फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स होगा माइनस ए बी का जो फैक्टर है -1 कॉमा a कॉमा b, 2b² यानी 2a कॉमा a, -3a² यानी -3 कॉमा a कॉमा a। ट्री डायग्राम बनाएंगे। -ab प्लस 2b² माइनस 3a², 3 फैक्टर होंगे, -ab, दूसरा है 2b², तीसरा है -3a²। 1 2 3 यानी -1ab, 1 2 3 2b, 1 2 3 -3a। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो जैसे सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो है -4x + 5, जिसमें टर्म्स में क्या क्या आ रहे हैं, टर्म्स में लिख लेते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स है, एक है -4x, दूसरा है 5। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो भी लिख लेते हैं। तो -4x का फैक्टर जो होगा -4 इंटू एक्स, आप इसे -4, x भी लिख सकते हैं, और 5 का फैक्टर सिर्फ 5 होगा। b को देख लेते हैं, -4x + 5y यानी -4x एक टर्म है, दूसरा है 5y। -4x को देख लेते हैं तो -4 इंटू एक्स, और दूसरा फैक्टर होगा 5 इंटू वाई। सी की बात करें, 5y एक टर्म है और दूसरा 3y² है, तो इसके फैक्टर्स होंगे 5 इंटू वाई, 3 इंटू वाई इंटू वाई। डी वाला जो एक्सप्रेशन है xy एक टर्म है और दूसरा है 2x² y², यानी 1 इंटू एक्स इंटू वाई, और दूसरा जो है वो है 2 इंटू एक्स इंटू, सॉरी x² नहीं लिखा जा सकता, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ई का आंसर होगा, यहाँ पे दो टर्म है, यानी एक है pq और दूसरा है सिर्फ q। तो फैक्टर्स होंगे 1 इंटू पी इंटू क्यू, और दूसरा होगा 1 इंटू क्यू। उसी तरीके से यहाँ पर 3 टर्म है, यानी 1.2ab माइनस 2.4b, और तीसरा है 3.6a। -1.2ab का फैक्टर होगा 1.2 इंटू a इंटू b, -2.4 इंटू b, 3.6 इंटू ए। जी में टर्म्स कितने हैं? दो टर्म है, एक है 3/4x + 1/4, यानी इसके में भी दो टर्म है 1/4। 3/4x जो है उसके फैक्टर्स होंगे 3/4 इंटू एक्स, 1/4 यानी 1/4। 0.1p² की बात करें तो इसमें
इस एक्सप्रेशन में भी दो टर्म है, 0.1 पी स्क्वायर, दूसरा है 0.2 क्यू स्क्वायर। फैक्टर्स होंगे 0.1 इंटू पी, 0.2 इंटू क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, यानी जितने भी टर्म्स आपको एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही सिर्फ लिखने हैं। और हमें टर्म कौन कौन सा लेना है, अदर देन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को नहीं पकड़ना है। कांस्टेंट टर्म यानी जिस नंबर जो टर्म विदाउट वेरिएबल होता है, यानी जिस टर्म में वेरिएबल होता नहीं है उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो जैसे कि 5 आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स हमें दिख रहे हैं उन्हें लिखना है और उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में जैसे 5 - 3t स्क्वायर है, इस एक्सप्रेशन में हमें सिर्फ -3t स्क्वायर को ही लेना है टर्म के हिसाब से, क्योंकि अदर देन कांस्टेंट टर्म कहा गया है। -3t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यानी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, -3। ओके, सेकंड की बात करें तो सेकंड में एक्सप्रेशन है 1 + t स्क्वायर + t क्यूब। 1 कांस्टेंट है तो 1 को नहीं लेंगे, हम बाकी तीनों टर्म को लेंगे। एक है t है, दूसरा है t स्क्वायर, तीसरा है t क्यूब। तो t का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, t स्क्वायर का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1, t क्यूब का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1। यानी देखिए जिस टर्म में नंबर नहीं होता है ना तो उसे हम 1 ही मानते हैं। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है x है +2xy और तीसरा टर्म है 3y। तो टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं, x 2xy 3y। x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको नंबर नहीं दिख रहा, यानी इसमें 1 है, इसमें 2 है और थर्ड टर्म में 3 है, हो चुका है। फोर्थ एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन में 100m है +1000n है, दो टर्म है, लिख लेते हैं 100m और दूसरा है 1000n। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 100 और दूसरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 1000। फिफ्थ एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, -p² q² + 7pq। पहला टर्म जो है -p² q², दूसरा टर्म है 7pq। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि -p² q² कहा गया है तो इसमें न्यूमेरिकल टर्म क्या होगा, -1। साइन देना पड़ेगा, प्लस साइन नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर किसी नंबर का अगर साइन हम नहीं लिख रहे हैं तो उसे हम प्लस ही मानते हैं। नेगेटिव वाला नंबर यानी नेगेटिव इंटीजर अगर आता है तो उसे साइन के साथ ही लिखना पड़ेगा। 7 है तो 7 को सिर्फ लिखिए, अगर सिर्फ 7 लिख रहे हैं इसका मतलब ये +7 है। ओके, तो यहाँ पर अलग से प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सिक्स्थ एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। 1.2a + 0.8b है, 1.2a 0.8b लिखेंगे। अब न्यूमेरिकल टर्म्स 1.2 और दूसरा होगा 0.8। सेवेंथ एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। एक ही टर्म है 3.14r², तो उसी को सिर्फ लिखेंगे 3.14r², न्यूमेरिकल टर्म में 3.14। एट्थ एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। एट्थ एक्सप्रेशन है 2 ब्रैकेट में l + b। तो देखिए ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2l + 2b, क्योंकि 2l से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 को b से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म बन रहे हैं, यानी 2l और दूसरा टर्म है 2b। 2l का न्यूमेरिकल टर्म 2 होगा, 2b का न्यूमेरिकल टर्म होगा 2। नाइन्थ टर्म देख लेते हैं जो कि लास्ट टर्म है, लास्ट एक्सप्रेशन है। एक है 0.1y + 0.01y²। दो टर्म है 0.1y 0.01y²। तो पहले का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 0.1 और दूसरा टर्म होगा 0.01। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 के ए में कहा गया है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जिस टर्म में एक्स है उस टर्म को ही हमें लेना है, और जब हमने टर्म ले लिया तो उसका कोएफिशिएंट बताना है, एक्स का कोएफिशिएंट बताना है। एक्स का कोएफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई है। तो देखिए इस टर्म को तो हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह ही दिया है कि टर्म विथ एक्स को ही सिर्फ लेना है, तो हम वाई को नहीं ले पाएंगे, इस टर्म को लेंगे। क्यों? क्योंकि इस टर्म में एक्स स्क्वायर है। अब जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कह रहा है ना, तो इस तरीके के स्टेटमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर कहा जा रहा है तो आप एक्स को ना लेकर एक्स के अलावा जो भी मतलब उस कोएफिशिएंट में जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें लिख देना है। ठीक है, उसे करके दिखाते हैं। तो पहले तो हम वाई स्क्वायर एक्स को ही ले पाएंगे, क्योंकि ये तो इस टर्म को तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि इस टर्म में एक्स है ही नहीं। अब वाई स्क्वायर एक्स में हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, यानी एक्स के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स है इस टर्म में, सिर्फ उसे लिखना है, जैसे कि वाई स्क्वायर। उसी तरीके से सेकेंड एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स, इस टर्म को नहीं ले पाएंगे, 13 वाई स्क्वायर को नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें एक्स नहीं है। दूसरे टर्म को लेंगे माइनस 8 वाई एक्स, और x का कोएफिशिएंट हमें बताना है, यानी x को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी माइनस 8 वाई। बड़ा सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक है x प्लस वाई प्लस 2, तो आप सिर्फ x को ही ले पाएंगे, और इसका न्यूमेरिकल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x बनेगा 1 सिर्फ। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, 5 को नहीं ले पाएंगे, z को भी नहीं ले पाएंगे। तीसरा टर्म जो कि zx है, सिर्फ उसी को लेंगे क्योंकि उस टर्म में x हमें दिख रहा है। तो zx का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? सिर्फ z बन चुका है। फिफ्थ एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पर हमें दो टर्म मिल रहे हैं, एक है x और दूसरा है एक्स वाई। x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा? y। सिक्स्थ एक्सप्रेशन 12x वाई स्क्वायर प्लस 25, सिर्फ 12x वाई स्क्वायर को ही हम ले पाएंगे क्योंकि उसमें ही x है। x का कोएफिशिएंट अगर हम बताएं तो 12 वाई स्क्वायर होगा। सेवेंथ का बताएं तो 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, 7x को भी लेंगे और एक्स वाई स्क्वायर को भी लेंगे, तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 7, और इसका होगा वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में कहा गया है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर। इस बार हमें वाई स्क्वायर का टर्म ढूंढना है पूरे एक्सप्रेशन से, एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। टर्म निकाल लेने के बाद उसका कोएफिशिएंट भी बताना है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो 8 को नहीं ले पाएंगे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर को लेंगे, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा माइनस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एक्सप्रेशन 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x, तो हम यहाँ पर ओके ना, तो 5 वाई स्क्वायर लेंगे जिसका कोएफिशिएंट बनेगा 5। थर्ड एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर y माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस टर्म को भी नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर y को हम क्यों नहीं ले पाएंगे, मतलब 2x स्क्वायर y को क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि उसमें y है, y स्क्वायर नहीं है। तो जिस टर्म में हमें y स्क्वायर दिख रहा है, सिर्फ उसी टर्म को हम ले पाएंगे। तो टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, टर्म को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर होगा माइनस 15x वाई स्क्वायर, दूसरा होगा 7 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा माइनस 15x, और यहाँ पर बनेगा सिर्फ 7। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, यानी नीचे में जितने भी टर्म्स है टोटल कुल मिलाकर 12 एक्सप्रेशंस है। उन एक्सप्रेशन को देखकर हमें बताना है कि भाई कौन सा पॉलिनोमियल आपका मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, यानी कौन सा एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन में एक टर्म है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल के लिए एक टर्म, अगर पूरे क्वेश्चन में अगर एक टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। अगर उस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे। अगर उसमें 3 टर्म है तो हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4y - 7z, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म है, यानी ये हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। y², सेकेंड एक्सप्रेशन में देखिए सिर्फ एक ही टर्म है तो यानी ये मोनोमियल। थर्ड एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 3 टर्म है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा -xy है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। 100 अकेला ही टर्म है तो इसमें ये जो मतलब एक्सप्रेशन है ये मोनोमियल है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। 3 टर्म होने के कारण ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 टर्म दिख रहे हैं यानी बाइनोमियल। 7th एक्सप्रेशन 2 टर्म दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। 8th एक्सप्रेशन एक ही टर्म दिख रहा है यानी मोनोमियल। 9th में 3 टर्म दिख रहे हैं, ट्राइनोमियल। 10th में 2 टर्म दिख रहे हैं यानी बाइनोमियल। 11th एक्सप्रेशन में हमें 2 टर्म दिख रहे हैं यानी बाइनोमियल। 12th पॉलिनोमियल में यानी 12th एक्सप्रेशन में हमें कुल मिलाकर 3 टर्म दिख रहे हैं यानी ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज़ ऑफ लाइक और अनलाइक, यानी नीचे दिए गए जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन में लाइक टर्म्स है। देखिए, लाइक टर्म्स आप उनके वेरिएबल को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स के जो वेरिएबल्स है अगर वो सेम है तो उनको ही हम लाइक टर्म्स मानेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1 और दूसरा क्या है टर्म 100 है, दोनों ही कांस्टेंट यानी इनमें वेरिएबल है ही नहीं, तो हम इन्हें लाइक टर्म मान सकते हैं। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, आप नंबर को भूल जाइए, आप वेरिएबल्स को सिर्फ देखिए, दोनों टर्म के वेरिएबल को देखिए। x और दूसरे टर्म का भी वेरिएबल x है तो ये भी लाइक है। ठीक है, मैं जो भी लाइक हो रहा है, जो भी लाइक टर्म्स है उनको मैं टिक मार्क करते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक x है दूसरा y है तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स। 4th क्वेश्चन को देखते हैं, 14xy है और yx है तो इसे हम लाइक टर्म मानेंगे। क्यों? देखिए xy है ना, तो x इंटू वाई और इसका वेरिएबल क्या है yx, यानी y इंटू एक्स। तो आपका अरेंजमेंट अलग हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट आपका सेम ही है। आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, प्रोडक्ट एक 6 ही आता है, तो इसी के लिए ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। 5th एक्सप्रेशन को देखते हैं, यहाँ पर m² है और यहाँ पर mp² है तो ये अनलाइक होगा। क्यों? देखिए m² यानी 2m और 1p, और यहाँ पर क्या है mp² यानी 1m 2p है, तो इसी के लिए ये अनलाइक टर्म्स हो गए। 6 का भी अनलाइक होगा क्योंकि xz है और दूसरा है x² z², यानी यहाँ पर अगर इसमें हम फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर x और z है और यहाँ पर अगर देखें तो 2x और 2z है, इसी के लिए ये अनलाइक टर्म्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, तो इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे। जैसे कि -xy² को अगर देखें तो ये पहले लिखते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। जैसे -xy² है, इसके लाइक टर्म्स में कौन कौन आ रहा है, तो लाइक टर्म्स में आने के लिए यही वेरिएबल्स होने चाहिए xy²। तो देखिए यहाँ पर हमें 2xy² मिल जा रहा है और कहीं xy² नहीं मिल रहा, तो यही पेयर बन गया। दूसरा है -4yx², तो देखिए yx² आपको कहाँ दिख रहा है, yx² ये रहा 20x²y, एक ही बात है। अच्छा, 8x² सिर्फ x² किसी का नहीं है तो इसका कोई पेयर ही नहीं बना। xy² बन चुका था, 7y सिर्फ y है, हाँ नहीं 8x² है यहाँ पर, 8x² और -6x²।
यहाँ पर है लाइक टर्म्स, पेयर बनाते जा रहे हैं। 8x² बन चुका है। अब चलते हैं, x² हो गया, 2xy² हो गया, 7y। 7y का पेयर बनेगा y, ये देखिए ये एक टर्म है, तो लाइक टर्म्स ये बन गए। फिर है 11x का x²। अच्छा, -11x² यहीं पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें 3 टर्म मिल गए, -11x²। अच्छा, तो ये हमने ले लिया, इसे भी हमने ले लिया, तो जितने जिसे हमने ले लिया उसको कट करते जाते हैं, ठीक है ना, तो वो बेटर होगा। yx को तो अभी तक हमने नहीं लिया है, 20x² y को ले लिया है, -6x² को भी ले लिया है, y को भी ले लिया है, 2xy और x को हमने अभी तक नहीं लिया, राइट। तो यहाँ पर -100x जिसका पेयर बनेगा, -100x जिसका पेयर बनेगा 3x, -11yx 2xy पेयर बन गया, और कोई मतलब टर्म नहीं है, तो यहीं पे आंसर ख़त्म हो जाता है, 2xy। तो ये पेयर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के वीक में भी ढूंढ लेते हैं, जैसे कि पहला है 10pq। pq आपको यहाँ पर मिल जाएगा -7qp। एक ही बात है, p इंटू क्यू है या q इंटू पी हो, दोनों ही सेम होगा। pq और कहाँ पर हमें दिख रहा है, ये रहा 78qp, qp हो चुका है। 7p को देख लेते हैं, 7p का कोई पेयर बनता है कि नहीं, सिर्फ p होना चाहिए, 2405 p, ये रहा। 8q ले लेते हैं, -100q पेयर में है, और कहीं q नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट -p²q², p²q², ये रहा 12q² p², ये हो चुका है। -23 कांस्टेंट टर्म है, तो इसका पेयर भी कांस्टेंट ही बनेगा, 41 -5p², यहाँ पर 5p², 701p², यानी 701p²। 13p² qp², p²q तो ये टर्म बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है और एक्सरसाइज भी पूरा कंप्लीट हो चुका है।